हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आज की इस वीडियो से 10 नंबर आप आसानी से पक्के करके जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं गारंटी लेता हूं ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम तक लगातार आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। मोल प्रभाज क्या होता है? इसको कभी कभी कहते हैं मोल अंश, है ना। तो देखिए, मोल प्रभाज इसमें लिखना है विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यही परिभाषा आपको लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा गया परिभाषा में कि विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जैसे आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे? पहले एक घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मतलब कैसे निकालना है? अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो जो यहाँ पे घटक होता है उसकी जगह पे जो हमको निकालना है, यानी विलेय निकालना है तो विलेय रखेंगे, विलायक निकालना है तो विलायक रखेंगे। ठीक है, इस घटक की जगह पे। समझ गए? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। प्रतिपरासरण या परपरासरण, इसको दो प्रकार से कहते हैं, प्रतिपरासरण या फिर परपरासरण क्या होता है, इसका उपयोग लिखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिए कैसे लिखना है इसमें। तो इसके उत्तर में हमको क्या लिखना है, समझिए। प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण का मतलब पहले आप बाद में समझिए, पहले समझिए परासरण क्या होता है। तो परासरण होता है यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब समझ गए। अब समझिए प्रतिपरासरण। तो इसमें हमको लिखना है यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक, यह क्रिया परासरण क्रिया के विपरीत होती है, इसीलिए यह प्रतिपरासरण कहलाती है। मतलब जो परासरण की क्रिया होती है उसके विपरीत यह क्रिया होती है जो प्रतिपरासरण कहलाती है। ठीक है, समझ गए? यानी परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह क्रिया परासरण क्रिया के विपरीत होती है, इसीलिए यह प्रतिपरासरण कहलाती है। समझ गए? उसके बाद में लिखना है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा? तो समुद्री जल प्राप्त करने के लिए प्रतिपरासरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां भी ना समझ में आए नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, इस बार 100% मैं लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। कोलराउस नियम क्या होता है? तो इसमें लिखना है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो है अनंत तनुता पर उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे जो हमको एक अणु दिया जाता है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया है NaCl, क्या ले लिया? NaCl। NaCl बराबर क्या हो जाएगा? Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस निगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। ठीक, तो कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है? काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप लोग अभी के अभी तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है? देखिए, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। ये सूत्र याद करना है आपको। हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना है? डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको हम KF लिखते हैं। क्या लिखते हैं? KF। ठीक, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, मोलल अवनमन स्थिरांक KF। ठीक है, अब मोललता क्या होती है? W/m डैश बटे कैपिटल W और उस पूरे के बटे में 1000, यानी विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार बटे 1000। ठीक है, इस प्रकार से मोललता निकाली जाती है। ठीक है, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, जब डेल्टा TF बराबर हमको निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे? जो बटे में होता है उसको ऊपर से गुणा करते हैं, जो बीच में होता है उसकी बीच वाले से गुणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1000 सबसे नीचे था तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक, और गुणे में KF है तो KF, और ऊपर था W तो W, ये ऊपर वाला हो गया। उसके नीचे जो बचा है स्मॉल यानी कि M डैश और कैपिटल W, ये हो जाएगा इसके बट्टे में। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल W बटे कैपिटल W इंटू M डैश। ठीक, तो यहाँ से M डैश हमको निकालना है तो M डैश बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 1000 गुणे KF इंटू कैपिटल W यानी स्मॉल W बटे में आ जाएगा कैपिटल W इंटू ये जो इधर था बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड में वो आ जाएगा यानी कि अंडरलाइन के नीचे, तो यहाँ पे डेल्टा TF ये नीचे आ जाएगा। तो ये सूत्र आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध, तो विलेय का अणुभार ये हो गया, हिमांक में अवनमन ये हो गया। ठीक, तो ये वाला संबंध आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। आगे उसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया जाता है कि अभिक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य है अभिक्रिया की कोट या क्या होती है और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोट। देखिए, अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। मतलब अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी? अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। अब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक,
वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k बराबर x/t होता है। तो k बराबर x/t का मतलब x का मात्रक हो जाएगा मोल बटे लीटर, और t होता है सेकेंड, तो इसका मात्रक यानी t होता है समय, तो इसका मात्रक सेकेंड। तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये वाला k का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, कैसे होता है, जब ये बटे के ऊपर जाता है तब इनवर्स लग जाता है। ठीक है, लीटर बटे में था मोल के तो ऊपर गया तो इनवर्स, सेकेंड बटे में था ऊपर गया तो ये भी इनवर्स। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा पूछी जाती है ये अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिक्रिया दी जाती है छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। छद्म और एकाणुक आभासी अभिक्रिया क्या होती है, चलिए समझते हैं। इसमें हमको लिखना होता है वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब आणविकता जिनकी 1 से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ पे H प्लस लगाएंगे तो यहाँ CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक, तो यहाँ पे आणविकता कितनी है, 1 से अधिक, यानी 2 अणु है, एक ये अणु हो गया, एक H2O हो गया, तो 2 अणु है तो ये एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया यानी प्रथम कोटि की ही अभिक्रिया होनी चाहिए जिनकी आणविकता 1 से अधिक हो, तो वो एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इस यानी इसके हम क्या कहते हैं, उदाहरण में भी लिख सकते हैं, यानी कि चूंकि इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है तथा कोटि 1 है, अतः यह एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है ताकि क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये किस लिए एकाणुक अभिक्रिया है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है लिगेंड से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लिगेंड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिगेंड के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, और पूरा लिगेंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने एक ही वीडियो में समझा दिए हैं। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक, ये क्या होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख लीजिए, पूरा ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिगेंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। ठीक है, इनको विस्तार से जानना है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि टालन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, टालन अभिकर्मक क्या है। ठीक है, तो टालन अभिकर्मक समझिए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टालन अभिकर्मक कहलाता है। अब आपसे पूछा गया सिर्फ टालन अभिकर्मक क्या है 1 नंबर में, तो अब आप बता देंगे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। ठीक है, टालन अभिकर्मक कहलाता है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया, तो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया हेडिंग डाल के लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगी, ग्लूकोज टालन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। जो ग्लूकोज का सूत्र ये होता है CHOH का होल 4 CH2OH, इसी स्टाइल में लिखा जाता है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Ag2O ये होता है सिल्वर दर्पण, यानी यहाँ पर सिल्वर दर्पण में बदलता है। ठीक है, तो टालन अभिकर्मक क्या हो जाएगा, तो टालन अभिकर्मक हो जाता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टालन अभिकर्मक कहलाता है। ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करता है, सिल्वर दर्पण या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। तो Ag2O की क्रिया कराएंगे ग्लूकोज से, तो यहाँ से हो जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH
+2 Ag यानी सिल्वर काले अवक्षेप का, यानी काले अवक्षेप में ये सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। ठीक, समझ गए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए, क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, समझाइए। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं। इसमें हमको लिखना है कि जब प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म की जाती है या इनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो इनका अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है। ठीक, और विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है। इस प्रकार से प्रोटीन का विकृतीकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब जब प्रोटीन को जलीय विलयन में गर्म किया जाता है तो इनमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो इनका अवक्षेपण हो जाता है। ठीक, और अवक्षेपित अवस्था में जो प्रोटीन होती है उसी को हम विकृतीकृत प्रोटीन कहते हैं। और विकृतीकरण के दौरान इसकी 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है, यानी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसका उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती है, बट जो मैंने आपको बताया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अगर आपसे पूछा गया है तब आपको यही लिखना है, न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं और ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे उदाहरण पूछ रहा था, उदाहरण दीजिए कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का फुल फॉर्म और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार के होते हैं तब आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल हो गया, प्रोटीन का विकृतीकरण भी आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये 10 जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।